कि आप इन 7 साल की बात ना करें। 90 के दशक में भी इसका शिलान्यास हुआ था। उस टाइम को भी देखें, उन सरकारों ने तो इसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया। जब आप अपना घर बनाओगे तो वो ईज़िली बन जाएगा, लेकिन आप अगर ब्रिज या और बड़ा कुछ काम करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। हमारी टीम को 2-3 हिस्सों में बाँटते हैं कि किसने क्या काम करना है, किसने कौन-सा काम करना है, और डेली अपने क्षेत्र के अंदर चाहे सीवर लाइन की बात करें, चाहे सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे जल-भराव की समस्या की बात करें, जहाँ-जहाँ चीज़ें हैं, उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जनता को पूरी तरह से राहत देने की बात की जा रही है। हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं, सेवक हैं आपके। हमने जो इंफ्रा आपको बनाकर दिया है, वो ये आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि उस इंफ्रा को आप कैसे उसको स्वच्छ रखना है आपने, कैसे सँभालना है उसको। नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, हमारे साथ आज खास मेहमान है। वार्ड नंबर 28 पूर्व और वर्तमान में बता दें वार्ड नंबर 32 है। मौजूदा पार्षद हैं अभी, और अब तो है कार्यकाल भंग हो चुका है। स्वागत है सर आप। धन्यवाद हृदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस हिसाब से अभी चुनावी दंगल चल रहा है, नगर निगम चुनाव हाल फिलहाल में ही होने हैं और सियासत है वो गरमाई हुई है, नए उम्मीदवार भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से दंगल होने वाला है चुनावी? देखिए, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके कारण आज भारत का जो स्वरूप है पूरे विश्व के अंदर एक अलग से पहचान बनाए हुए है। तो जो पार्षद का चुनाव है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट है, और इसमें जो चुनाव की बात आती है तो भिन्न भिन्न दल हैं, भिन्न भिन्न दलों के अपने अपने उम्मीदवार आएंगे और वो आते रहते हैं। तो इससे कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने ना कोई दल टिकेगा और ना कोई उम्मीदवार टिकेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वजूद रखती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में संगठित कार्य करता है, और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत भी निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नगर निगम बनेगी वो भी निश्चित है। क्या लगता है जिस तरीके से फरीदाबाद के हालात हैं, तो बीजेपी की झोली में मत का जो बढ़ाव है वो जा पाएगा? मैं तो आप ही से जानना चाहता हूँ, आप बताइए हालात क्या है। बहुत बेहतर हालात है। आप जगह जगह देखिए, रोडों का काम चल रहा है, हाईवेज काम चल रहा है, जगह जगह जहाँ आप कहोगे वहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं काम चल रही हैं। और आप देखिए एनआईटी के अंदर देखो, इतना बढ़िया बस स्टैंड बन रहा है, स्टेडियम का काम चल रहा है हमारे का। आप फरीदाबाद में देखें, हॉस्पिटल्स का काम चल रहा है, जितने रोड्स हैं अभी देखो, यहाँ से जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निकल के जा रहा है। फिर यहाँ अपने केली गांव से लेकर के और जो अपना जेवर जाएगा वहां से एक अलग से हाईवे जो है वो पास हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं। पूरा फरीदाबाद अब तो देखिए आने वाले समय में विश्व के मानचित्र पर दोबारा लौटेगा। जो ये अपनी जो गुडविल थी, ख्याति जो खो चुका था, जो भिन्न भिन्न दलों की सरकार पहले रही, उन्होंने जो इसकी जो गुडविल को धूमिल करने का जो काम किया, वो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इसको वापस लौटाने का काम किया है। और आप जल्द देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भाजपा नेतृत्व में फरीदाबाद अपना जो खोया हुआ गौरव है उसको पुनः दोबारा स्थापित करेगा और विश्व के मानचित्र पर लौटेगा। नरेश नंबरदार की जीवन शैली की बात करें तो प्रारंभिक अगर राजनीति में जब आए तो कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? देखिए, राजनीति एक सेवा का माध्यम है, और ये कोई प्रेरणा नहीं है इसमें। तो जब जिस व्यक्ति को सेवा करनी है और सेवा का भाव मन में है, क्योंकि राजनीतिक जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राजनीति है वो सेवा का एक माध्यम है, एक सेवा है, जिसको भिन्न भिन्न दल व्यवसाय के रूप में या व्यापारी के रूप में देखते थे। भारतीय जनता पार्टी ने स्वरूप चयन कर दिया है। आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक एक कार्यकर्ता बहुत ही संतुलित संगठित होकर के जो है जनता की सेवा में लगा हुआ है। और हमारे यहाँ के माननीय सांसद साहब हों, माननीय विधायक जी हों, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम जनता की सेवा कर रहे हैं। चारों तरफ विकास की बहार है, चारों तरफ देखेंगे, कहीं हाईवेज का काम है, कहीं रोडों का काम है, कहीं जो है अपना स्टेडियम की काम है, कहीं पार्क का काम है। चारों तरफ आप सौंदर्यकरण हमारे फरीदाबाद का हो रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो फरीदाबाद है वो एक अलग से एक पहचान बना करके उभरेगा। और क्योंकि जेवर से अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, जेवर में बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और उसका लाभ भी फरीदाबाद को डेफिनेटली मिलेगा। फरीदाबाद से अब जेवर जो हमारे मझावली का भी जो ब्रिज है वो बनकर तैयार होने वाला है। तो एक तरह से ग्रेटर नोएडा से
नोएडा से, जेवर से, या गुड़गांव से, पलवल से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जब फरीदाबाद में बनेगी और फरीदाबाद में जिस तरह से जो भौगोलिक जो व्यवस्था है और भौगोलिक जो इंफ्रा है उसको जिस तरह से विकसित करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखेंगे फरीदाबाद जो है बहुत अच्छे तरीके से पुनः स्थापित होकर के, पुनः संगठित होकर, पुनः विकसित होकर के दोबारा जो है अपनी खोई पहचान को जो है वापस हासिल करेगा और दोबारा से विश्व के मानचित्र पर लौटेगा। आप मझौली पुल की बात कर रहे हैं, 7 साल कुछ महीने हो चुके हैं, लगातार जो है कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं अभी तक जनता को समर्पित नहीं हो पाया है। देखिए, आप इन 7 साल की बात ना करें, 90 के दशक में भी इसका शिलान्यास हुआ था, उस टाइम को भी देखें, उन सरकारों ने तो इसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया, बनाने की बात ही नहीं करी। माननीय हमारे सांसद साहब आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में आज हमारे माननीय राजेश नागर जी विधायक जी के नेतृत्व में जो है पुल का शिलान्यास भी और पुल पर काम आज लगभग पुल बनकर तैयार है। बहुत जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा और जनता पूरी तरह फरीदाबाद जनता इसका लाभ उठा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही मुमकिन है, अन्य दलों की सरकार ने तो इस पुल का जो है इस पुल का नामो निशान मिटा दिया था, पत्थर के पत्थर लगे रह गए थे, खत्म हो गए थे पत्थर भी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय हमारे सांसद साहब ने उस प्रॉपर पुल का शिलान्यास भी करवाया और प्रॉपर आज पुल बनकर तैयार है, बहुत जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय राजेश नागर जी डे बाई डे जो है जो पुल का निरीक्षण करते रहते हैं, भिन्न भिन्न जगह आप मीडिया में देखते भी हैं, तो बहुत जल्द, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है वो पूरी तरह जनता को समर्पित है और जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के बीच में रहता है, जनता के कार्य करता है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि सुर्खियों में रहा पुल, अगर अखबारों की बात करें तो अखबार की हेडलाइन में ये भी लिखा था कि अगस्त तक या जुलाई तक समर्पित हो जाएगा, लेकिन लगते नहीं है हालात कि अभी तक समर्पित हो पाएगा। देखिए, जब ये एक बहुत बड़ा ब्रिज है और 2 स्टेटों को जोड़ने वाला ब्रिज है, 2 स्टेटों के बीच में जब मध्यस्थता होती है डेफिनेटली टाइम लग जाता है। कुछ चीज़ें और भी होती हैं, कुछ ठेकेदार का भी अपना एक हाथ होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका भी हैंड होता है, तो कई सारी चीज़ें मिक्सअप रूप लेती हैं, जिस कारण थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन 100% अभी बहुत जल्द बनकर तैयार होगा और माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी इस पुल को पूरी तरह से जनता को समर्पित करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। जनता का ये भी सवाल आया कि बीजेपी का कार्यालय है वो 5 महीने में बनके तैयार हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं रोडों में टाइम लगता है और पुल निर्माण में टाइम लगता है। देखिए, जो बीजेपी कार्यालय है वो एक छोटा स्वरूप है, समझिए, और जो पुल है एक बड़ा स्वरूप है। और पुल 2 स्टेटों में से उसकी जो है 2 स्टेटों की पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जो वहाँ का जो वातावरण है, जो मैं ये कहूँगा कि भाई, क्योंकि बरसात के टाइम की में दिक्कत होती है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उन पे भी डिपेंड होता है। और क्योंकि हमारा जो कार्यालय है वो जो है एक छोटा सिस्टम है, तो उसमें डेफिनेटली एक वेरिएशन है। तो जब आप अपना घर बनाओगे तो वो इजीली बन जाएगा, लेकिन आप अगर ब्रिज या और बड़ा कुछ काम करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। नरेश नंबरदार की वार्ड की बात करें, जो पहले पूर्व वार्ड था, वार्ड नंबर 28, उसमें आपने बहुत काम किए, लेकिन जब जनता के बीच जाते हैं तो सिर्फ क्या है, पूरे वार्ड की माने तो सिर्फ सीवर ओवरफ्लो की समस्या बहुत सामने आ रही है। लगातार जो है हमारी टीम के पास कॉल आते हैं, लगातार मेरे पास कॉल आते हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि माननीय रितेश जी, आपने अपने मुख से ये बात स्वीकार करी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के जो उसकी टेन्योर है उसमें, जब मैं पार्षद रहा हूँ उसमें बहुत काम हुए, आपने माना है। और देखिए, जब मैं पार्षद बना, आप बिलीव करें कि एक भी रोड नहर पार पक्का नहीं था। आज आप तमाम जाके देखें, चाहे सीवर लाइन की बात करें, चाहे पानी की लाइन की बात करें, तमाम रोडों की बात करें, देखिए 100% कई बार चीज़ें नहीं हो पाती है, मैं भी महसूस करता हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें जो रह जाती हैं वो अगले टर्म में हो जाती हैं। इस टर्म के अंदर हमने बहुत बेटर काम किया, रोडें बनवाई, आप गलियाँ पक्की कराई, रोडें बनवाई, और मैं कहूँगा बेहतर अच्छा प्रयास किया हम लोगों ने। और जब आप बात करें सीवर लाइन ब्लॉकेज की, देखिए ये जो एक निरंतर प्रक्रिया है, सीवर लाइन डाल दी, ये चीज़ तो क्या है भाई, एक 50 साल का डाल दिया हमने, लेकिन सीवर ओवरफ्लो मैंने आज खाली कराया, हो सकता है कल दोबारा ब्लॉक हो जाए, परसों में। जो ये ब्लॉकेज समस्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और ये हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको सफाई कराएं, उनकी क्लीन कराएं, जो हम कराते रहते समय समय पर। आप डेली मेरी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डेली मैं खुद खड़ा होकर के हमारी टीम को 2-3 हिस्सों में बांटते हैं कि किसने क्या काम करना है, किसने कौन सा काम करना है, और डेली अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे सीवर लाइन की बात करें, चाहे सफाई व्यवस्था की बात करें, चाहे जल भराव की समस्या की बात करें, जहाँ जहाँ चीजें हैं उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जनता को
पूरी तरह से राहत देने की बात की जा रही है, क्योंकि आप ये देखेंगे बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कई सारी चीज़ें हैं, पर क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है तो आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से मैं अपील भी करना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों ने अपने घरों में पशु बांध रखे हैं, आप उन पशुओं गोबर को जो है पानी से बहा देते हैं, आप गंदे कपड़े डाल देते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स डाल देते हैं, प्लास्टिक ग्लास डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देते हैं जिससे सीवर लाइन डिस्टर्ब होती है। देखिए, आपने तो एक ईज़ी प्रोसेस है, उसको पानी से बहा दिया या बॉटल डाल दी, उसमें डाल दिया, लेकिन आपने उस समय ये नहीं देखा कि इससे सीवर लाइन ब्लॉक हो जाएगी, बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे। अब आप देखिए, मैं आज ही मेरे पास वीडियो आई है, मैं दिखाऊँगा आपको, फ़ोटोज़ दे दूँगा आपको कि इतना सारा गोबर निकला, लाइन हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं, सेवक हैं आपके। हमने जो इंफ्रा आपको बनाकर दिया है, वो ये आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि उस इंफ्रा को आप कैसे उसको स्वच्छ रखना है आपने, कैसे सँभालना है उसको। क्या नरेश नंबरदार ने धरातल पर जाकर लोगों को चेतावनी दी, अगर अगली बार से गोबर आया तो कहीं ना कहीं एमसीएफ की तरफ से चालान भेजा जाएगा? देखिए, मैं बताऊं, ये बहुत ही ज़रूरी है, एक्शन तो बनता है, लेकिन क्योंकि वो भी लोग हमारे हैं, गरीब लोग हैं, उनको पहली कोशिश ये रहती है कि समझाया जाए। जो हाथ जोड़ के समझने में जो मज़ा आता है, जो अच्छा लगता है, वो बेहतर होता है। किसी को 5-7 हज़ार की चालान करा दिया, तो देखिए अल्टीमेट वो भी गरीब आदमी है। और देखिए, अगर लोग नहीं मानेंगे, अपनी जो है आदतों को नहीं सुधारेंगे, तो डेफिनेटली चालान प्रक्रिया भी जो है प्रोसीड करी जाएगी, चालान भी कराए जाएंगे। क्योंकि एक बंदे के एक गली में एक भैंस है, एक परिवार पे, और एक भैंस के कारण या 2-4 बंदे ऐसे हैं जो वेस्टेज को सीवर लाइन डालते हैं, उनके कारण पूरे 100 बंदे डिस्टर्ब हो, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग जो इस तरह का दुस्साहस करते हैं, अगर वो प्यार से हमारी अपील को नहीं मानते, तो डेफिनेटली नगर निगम चालान करेगा। पार्टी एक, विधायक एक, लेकिन पहले 5 साल कार्यकाल की बात करें तो विपुल जी विधायक थे, कैबिनेट मंत्री बने। उनके उनके कार्यकाल में काफ़ी जो फाइलें हैं पास हुई, फिर विधायक नरेंद्र गुप्ता बने। लेकिन ऐसा आरोप क्यों लगा कि जो नरेंद्र गुप्ता हैं, जो विपुल गोयल जो भी फाइल पास की थी उन्होंने, अब नरेंद्र गुप्ता उसको कैंसिल कर रहे हैं? देखिए, जनता है, जनता में 100 तरह के लोग होते हैं, 100 तरह की बातें करती हैं, चाहे विपुल गोयल हो, चाहे नरेंद्र गुप्ता हो, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी पार्टी के शीर्ष बड़े नेता हैं, और हमारी जो टीम है वो एकत्रित होकर, संगठित होकर जनता की सेवा करती है, जनता के लिए काम करती है। कोई भी हमारे अंदर इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जनता है, जनता तो 100 तरह की बात करती है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी चाहे विपुल गोयल जी हों, चाहे गुप्ता जी हों, चाहे हमारे आदरणीय कृष्णपाल जी हों, चाहे राजेश नगर जी हों, चाहे नरेश नंबरदार हो, हम सब एक ही हैं, एक ही चीज़ है, एक ही पार्टी है, एक ही उसके लिए काम करते हैं, और हम सबका उद्देश्य है जनता की सेवा करना। विपुल गोयल जी के मन में ऐसी कोई बात होती, चुनाव नहीं लड़ते वो अलग पार्टी से, नहीं लड़े ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार उनके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया और समझाया है, जनसेवा ही उनके जीवन का माध्यम है। आज चाहे वो जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे तो हैं। और आप देखें, अभी कल परसों ही एक हरिद्वार बस भेजी है, ऐसी कितनी बसें, हर हफ्ते बसें भेजते रहते हैं। चाहे उनके सामने बहुत सारे लोग समस्या लेके आते हैं, उनको निपटाते हैं। जो प्रशासन की होती है, गुप्ता जी के पास भेज देते हैं, सांसद जी के पास भेज देते हैं, कुछ होती है तो खुद निपटा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपस में परिवार है, हमारा भाजपा परिवार है, सारे भाई बहन है, कोई ऐसी बात नहीं है। कहा जाता है आपके राजनीतिक गुरु हैं विपुल गोयल, कैसे? देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक गुरु हैं मेरे, वास्तव में विपुल जी गुरु हैं हमारे। और विपुल जी भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ। हमारा असली गुरु भारतीय जनता पार्टी है, चाहे विपुल जी हों, चाहे नरेश नंबरदार हो, चाहे हमारे और भी हमारे कई एमएलए हों, साथियों, हमारे सबका एक ही गुरु है, भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और उस पार्टी ने जो हमें सिखाया है, जो संस्कार हमें दिए हैं, वो हमारा जो है, वो हमारे अंदर, हमारे विचारों में उनका संचारण है। जब 5 साल पहले की बात करें, जब आपने उम्मीदवारी ठोकी थी पार्षद के लिए, तो एक मुद्दे पर चर्चा की गई थी। जितने भी सभाएं हुई, जितने भी आपके सेलिब्रिटी चेहरे थे, सब आके सिर्फ ये बोल के गए कि नहर पार में एक हाई स्कूल या 12th तक स्कूल नहीं है, एक सरकारी अस्पताल नहीं है। लेकिन उन बातों को भी 7 साल होने जा रहे हैं, अभी तक कोई सुविधाएं नहीं है। देखिए, जहाँ तक डिस्पेंसरी की बात है, डिस्पेंसरी के लिए मैंने जगह अलॉट करा दी है, और बहुत जल्द, यानी अगली योजना में, अगर मुझे सौभाग्य मिलता है तो अगली योजना में डेफिनेटली एक डिस्पेंसरी विद डिलीवर हट आपके बीच बनाऊंगा, ऐसा मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जहाँ तक स्कूल की बात है, देखिए, स्कूल जो है एक बड़े स्तर का एक काम हो गया, उसके लिए माननीय हमारे उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी थे, उनके संज्ञान में मामला था, उन्होंने डेफिनेटली इसके लिए प्रयास भी करे। और माननीय हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं विधायक हमारे, वो भी प्रयास कर रहे हैं। और ये क्योंकि
ये जो काम है हमारा विधायक और सांसद लेवल का काम है। मैंने आग्रह किया भी था और आग्रह दोबारा करूंगा जाके अपने सांसद साहब से, उनसे भी एक स्कूल भारत कॉलोनी में हमारा डाला जाए वार्ड के अंदर। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी सिर्फ जनता को आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जल्द हम स्कूल भी यहाँ स्थापित करेंगे। अगर नरेश नंबरदार को टिकट नहीं मिलती भारतीय जनता पार्टी से तो क्या करेंगे नरेश नंबर? मैंने आपको एक बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, मेरी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी के हम बच्चे हैं। देखिए, ये काम हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। उन्होंने किसको टिकट देनी है, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना, ये वो जानते हैं। जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा हमें उनका पालन करना पड़ेगा। वो कहेंगे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे, वो लोग कहेंगे चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। नरेश जी, आपके कार्यकाल में अंबेडकर भवन भारत कॉलोनी में पास हुआ, लगभग 50 लाख रुपए उसके पास हुए। अभी बाउंड्री तो कर दी गई, लेकिन अभी चार दीवारी जो है उसमें जो होनी है वो अभी तक, जो लेंटर डलना है, अभी तक कार्य नहीं हुआ है। देखिए, उसको लेकर जनता जानना चाहती देखिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भवन बनना हमारे भारत कॉलोनी के लिए, हमारे पूर्व के पूरे पूरे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। और मैं इस ऐतिहासिक कार्य को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित करना चाहता हूं। मैं माननीय हमारे सांसद साहब, माननीय विधायक जी हमारे, इनके माध्यम से वहाँ एक बहुत भव्य, एक विशाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भवन हम बनवाएंगे, ताकि जितने भी मेरे भारत कॉलोनी क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी बहन बेटियों की शादी कर सकें, वो वहाँ को पंचायत कर सकें, कोई छोटा बड़ा कार्य कर सकें, कोई कुआं पूजन है, कोई पंचायत है, शादी है, ब्याह है, चौचक है, कुछ सामाजिक और भी कार्य हैं जो इकट्ठे एकत्रित बैठ के हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं। उस प्रॉपर जगह को मैं नगर निगम से प्रॉपर मैंने पास कराया, पास करा करके प्रॉपर तरीके से उसकी आज हमने वो कब्जा खाली कराया, वहाँ से जमीन की चार दीवारी कर दी, गेट लगा दिया, बाबा साहब की प्रतिमा लगा दी, और बहुत जल्द उसके अंदर एक ऐसा विशाल भवन बनवाएंगे जिससे 36 बिरादरी उसका लाभ ले सके। हर गरीब, हर अमीर, हर बिरादरी, हर बंदे का वो जो अम्बेडकर भवन है, वो जो जमीन है, वो सबकी है, पूरे भारत कॉलोनी की है। हर बच्चा वहां जाए, सुबह उसकी देख रेख करे, मॉर्निंग वॉक करे, योग करें, बैठे, उसको पेड़ लगाएं, अच्छा बनाएं। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ क्षेत्रीय जनता से। कब तक जनता के बीच समर्पित हो पाएगा? देखिए, अभी क्या है, इसका माननीय हमारे विधायक जी और माननीय सांसद साहब के सामने चीज़ें हैं, वो इसे मैनेज कर रहे हैं। और अब चुनाव भी बहुत जल्दी है, और क्योंकि देखिए वार्ड स्तर पर जो काम है वो पार्षद को देखना होता है, विधानसभा स्तर पर विधायक देखता है और लोकसभा क्षेत्र पर सांसद साहब देखते हैं। तो क्योंकि वो मेरा पार्षद वाला क्षेत्र है, अब मैं क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है, और फिर अब देखते हैं पार्टी का जैसे निर्णय होगा वैसे करेंगे। और जैसे ही पार्षद बन के दोबारा आएंगे, डेफिनेटली वहाँ अम्बेडकर भवन एक विशाल, एक अच्छा देखने वाला, सौंदर्यकरण वाला एक अच्छी बिल्डिंग इंफ्रा वहाँ हम बनाएंगे। और जितने भी लोग हैं उसमें, बल्कि प्लान हम 4 से 5 मंजिल का हम बनाएंगे, उसमें एक फ्लोर पर जितने भारत कॉलोनी की हमारी जो यंग पॉपुलेशंस हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये मेरा अपना एक ड्रीम है कि वहाँ पर हम लोग जो है यूपीएससी कोचिंग दिलाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी कोचिंग दिलाएंगे। अगर मेरे भारत कॉलोनी के क्षेत्र से अगर 2 बच्चे भी यूपीएससी क्लियर करते हैं तो समझना कि मेरा अपना सपना साकार हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरे भारत कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ मेरे भारत कॉलोनी के अंदर यहाँ की बेटी जज भी है और यहाँ कई बड़े ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की मेरी बेटी, यहाँ के मेरा भाई यूपीएससी क्लियर करे और बाबा साहब का भी नाम रोशन करे और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करे, भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करे। केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और अभी भी ट्रिपल इंजन की बात करें तो एमसीएफ में भी आप ही थे। तो अब जो है अपने स्तर पर कोई मॉडल तैयार करा है? अगर इस बार मुझे टिकट मिलती है तो नरेश नंबरदार का कोई मॉडल तैयार हुआ है काम के लिए? देखिए, पिछले 5 साल, तेजी पहली बात तो ये कहूँगा कि आप स्वयं मेरे क्षेत्र में आते हैं। आपका जो गृह क्षेत्र है, जहाँ पर रहते हैं, वो मेरे क्षेत्र में आता है। ये आपकी आत्मा जानती है कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने क्या करके दिखाया है, सरकार ने क्या करके दिखाया है। एक भी गली कच्ची विरासत में, जब मैं पार्षद था और जब पार्षद में मुझे मेरा क्षेत्र मिला विरासत में, तो और जो भिन्न भिन्न दल हैं उनके लुटा हुआ क्षेत्र मुझे मिला, जिन्होंने कभी यहाँ एक ईंट पक्की नहीं लगाई। आप देखेंगे कि आज मेरे क्षेत्र में एक भी गली कच्ची नहीं है। कुछ एरिया को छोड़ जाए तो, अगर बहुत बड़े एक पॉकेट को लिया जाए, भारत कॉलोनी को लिया जाए, हनुमान नगर, पद्म नगर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला जो एरिया, जो आज अपने आप में एक वार्ड बन गया है, आज उसमें एक सिंगल गली कच्ची नहीं है, सब पक्की हैं।
सीवर लाइन, पानी की लाइन, रोड। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी कथनी करनी और हमारे संघर्ष में कमी नहीं है, ना हमारी सोच में फर्क है। हमने विकास करके बता दिया कि हम काम कर सकते हैं। आज जो भारत कॉलोनी की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, भारत कॉलोनी का जो मेन रोड है, मेन खेड रोड, उसको 4 लाइन हम डेवलप कर रहे हैं। आरएमसी का रोड डिवाइडर के साथ लाइटिंग वाइटिंग लगा के बहुत बढ़िया रोड बना के आज हम दे रहे हैं। देख रहे हैं जिस दिन वो रोड बन जाएगा, भारत कॉलोनी के क्षेत्रों का जो यहाँ के जो विकसित ढांचा है, वो अपने आप में दिखाने लायक हो जाएगा। जनता का हमेशा आरोप रहता है विकास कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीवर के ढक्कन खुले होते हैं। उसमें चाहे गौवंश की बात करें तो कई ऐसे गौवंश भी मृत हो चुके हैं, और कई अभी हिमांशु जो है एडवोकेट थे और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो क्या लगता है ऐसे विकास कार्य किसी की हत्या से होके गुजरे तो ऐसा तो संभव नहीं? देखिए, ये एक वाजिब क्वेश्चन है आपका, और मैं सराहना करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को उठाया। देखिए, हम लोगों ने ढक्कन प्रोवाइड कर दिए, अधिकारी को बोल दिया उसकी जिम्मेदारी बनती है ढक्कन लगवाए, लेकिन कुछ अधिकारी कामचोर हैं, उनका मैंने बताया कि मैं यशपाल जी से मिलकर उनको सौंप दूंगा। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी हमने 1 हफ्ते पहले एक मुहिम चलाई थी कि जहाँ जहाँ सिविल लाइन टूटी पड़ी हैं, बैठी पड़ी हैं, उन लाइनें जोड़ने का काम था। आज लगभग 90% लाइन जुड़ चुकी है, और कल 2 पॉइंट और जहाँ लाइन टूटी पड़ी हैं उनको जोड़ देंगे। उसके बाद अगले फिर 1 हफ्ते हम सिर्फ ढक्कनों काम स्टार्ट किए। जितने मैनहोल कवर टूटे पड़े हैं, कहीं हैं नहीं, क्या दबे पड़े हैं, सबको प्रॉपर तरीके से मैनहोल कवर्स, पूरे वार्ड में मैनहोल कवर लगाए जाएंगे। और दिवाली से पहले पहले पूरे क्षेत्र के अंदर LED लाइट लगाने का भी हम लोग काम करेंगे। कई बार जनता का आरोप रहता है कि नंबरदार फ़ोन नहीं उठाते, तो उसके पीछे की वजह जान सकते हो? देखिए, अब मैं ये बात भी अच्छी बात है आपकी। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भाई फ़ोन नहीं उठाते। भाई, आपका एक फ़ोन आपने किया, नहीं उठाया, बिजी हो सकता हूँ, दोबारा कर लो, 3 बार कर लो, कई बार क्या होता है, देखो हम भी बिजी होते हैं। अब पूरे दिन अगर हम फ़ोन उठाने पे लगे रहें तो फिर और काम भी तो करने होते हैं। फाइलें बनानी होती हैं, फाइलें प्रोसीड करनी होती है, देखनी पड़ती हैं, और सारे काम करने पड़ते हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप ना लें कि फ़ोन ना उठाया, फ़ोन नहीं उठाया, दोबारा कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, मेरे ऑफिस आ जाएँ। ऑफिस में मेरा लड़का बैठा हुआ है, सारा काम देखता है, सारा काम संभालता है। मेरा अपने साथी हैं, कई 3-3 4-4 साथी हैं हमारे, हम सारा पूरा वार्ड देखते हैं। पूरी टीम, नरेश नंबरदार, पूरी टीम जो है वो पूरी टीम लगी है पूरे क्षेत्र के अंदर। चाहे कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई साइन करने से मना करे किसी डॉक्यूमेंट को। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई फ़ोन नहीं उठाता। कई बार हो जाता है, हम भी मानते हैं फ़ोन नहीं उठता, आपको मैं फ़ोन करूँ, आप बिजी हैं, कभी नहीं उठा पाते। तो ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको दोबारा कर लें, और कोशिश मैं ये करता हूँ, कॉल बैक कर लेता हूँ, कई बार हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोई भाई इस तरह आहत है तो उसके क्षमा प्रार्थी भाई, आगे ध्यान रखेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से, अपने वार्डवासियों से? देखिए, जो मेरी देवतुल्य जनता है, मेरी तो वो मातृशक्ति है, पिता स्वरूप हैं, भाई हैं। मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ। देखिए, आपने मेरे 5 साल का टर्नओवर देखा है। 5 साल मैंने किस तरह से आपके बीच में गुजारे हैं आप जानते हो, आपका हृदय जानता है। मुझसे पहले बहुत पार्षद आए, 5-6 पार्षद आए, आपको उनमें और मुझ में कहीं ना कहीं एक वेरिएशन नज़र आ गया होगा। और आपको अगर ये लगता है कि डेफिनेटली मैं काम कर सकता हूँ, तो आप मुझे अपना पुनः आशीर्वाद देना। जितना काम इस योजना में किया है, उससे तीव्र गति से काम अगली योजना में होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि देखिए, पहली योजना में तो काम को समझने, सीखने, सिस्टम को समझने में टाइम लग जाता है। आज तो मैं आपको ट्रेंड हुआ है बंदा मिल रहा हूँ, अगली योजना में इतने काम करूँगा, आप अपने वार्ड को इमेजिन, मतलब जो इमेजिनेशन भी आपके माइंड में भी नहीं होगी, ऐसा, मतलब ऐसी इमेज बना करके आपको प्रेजेंट करूँगा आपके पास। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर पूर्व 28 के वर्तमान 32 वार्ड नंबर के पार्षद नरेश नंबरदार। बाकी ऐसी कुछ किस्सा कुर्सी के इस मंच पर ऐसी तमाम आपको मेहमानों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए किस्सा कुर्सी का AVTV न्यूज़ पर रितेश कुशवाहा के साथ।